हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। मेरा नाम है अनीश मोहन और आज हम जून महीने के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमारा प्राइमरी सोर्स रहेगा विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पूरी तरह से करंट अफेयर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं। बस एक होलिस्टिक कवरेज होनी चाहिए, तो उसी तरह से अपने इन लेक्चर्स को हमने प्लान किया हुआ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी। अभी हमारी पहली ही क्लास है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि आज की डेट में ग्लोबल सिनेरियो किस हिसाब से है, क्योंकि जो ग्लोबल सिनेरियो होता है लोग उसी ग्लोबल सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं। तो थोड़ा सा हिस्ट्री को देखेंगे, थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होती है तो उसके बाद दो नए सुपर पावर निकल के आते हैं। एक होता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा होता है आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर। ठीक है, ये दो सुपर पावर्स निकल के आते हैं और पूरी जो दुनिया है वो एक बायपोलर वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। बायपोलर का मतलब है कि दो पोल्स बन चुके हैं। एक पोल है जहां पे कैपिटलिस्ट कंट्रियां एक साथ आ रही हैं और इन कैपिटलिस्ट कंट्री का लीडर कौन बन चुका है? यूएसए बन चुका है। दूसरी तरफ आपकी जो कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट कंट्रीज हैं वो सारी की सारी एक साथ यूएसएसआर के साथ जुड़ी हुई हैं। यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री है और वो चाहता है कि मैं किसी भी तरह कम्युनिज्म को स्प्रेड ना होने दूं, दुनिया के अंदर कम्युनिज्म को मैं कंटेन करके रखूं। तो यूएस कम्युनिज्म को कंटेन करने की कोशिश करता रहेगा। ठीक है, और इस वजह से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आपको कोल्ड वॉर देखने को मिलती है। कोल्ड वॉर का मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं दे आर वेरी टेंस्ड, लेकिन एक्चुअल वॉर नहीं हो रही है, कोल्ड वॉर हो रही है। ठीक है, ढेर सारे प्रॉक्सीज, ढेर सारी जगह पे ये एक दूसरे के साथ compete करते हैं, चाहे वो आपका स्पेस रिलेशंस हो या फिर आपके दूसरे देशों में जाके अपने हथियारों को डिप्लॉय करने वाली चीज़ हो। ये दोनों के दोनों प्रॉक्सी बना के वहाँ पे अपने टेंशन्स को, अपने इश्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वॉर कभी नहीं होती। ये जो कोल्ड वॉर का पीरियड है ये 1945 से लेकर 1991 तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यूएसए एक सिक्योरिटी अलायंस बनाता है जिसका नाम होता है नाटो, और इसी को काउंटर करने के लिए यूएसएसआर एक वॉरसो पैक्ट बनाता है। ये दोनों के दोनों एक तरह से मिलिट्री अलायंसेस होती हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक तरफ तो आपको दो सुपर पावर्स देखने को मिलती हैं, वहीं पे यूनाइटेड नेशंस की भी फॉर्मेशन होती है और यूएन का मेन काम होता है दुनिया के अंदर पीस मेंटेन करके रखना, ये एंश्योर करना कि दुनिया में दोबारा से वर्ल्ड वॉर जैसे इवेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये दो काम के लिए यूएन बनाई जाती है। अब देखिए, यूएसए और यूएसएसआर ये दो गुट बन चुके हैं। एक गुट है कैपिटलिस्ट कंट्री का जो कि कम्युनिज्म को कंटेन करना चाहता है, दूसरी तरफ यूएसएसआर है जो कि कम्युनिज्म को एक्सपोर्ट करना चाहता है, दूसरे देशों को भी कम्युनिज्म के सर्कल के अंदर लेके आना चाहता है। इसकी वजह से आपकी कोल्ड वॉर चल रही है 1991 तक। 1991 में ऐसा क्या होता है जैसे कोल्ड वॉर एंड होती है? तो 1991 के अंदर यूएसएसआर अलग अलग देशों के अंदर बट जाता है, जिसको कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और यूएसएसआर का सक्सेसर बनता है रशिया। ठीक है, 1991 के अंदर जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन होती है, इस चीज़ को समझिएगा, तो बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं दिस इज़ द एंड ऑफ हिस्ट्री, दिस इज़ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट होना एंड ऑफ हिस्ट्री या फिर एंड ऑफ आइडियोलॉजी है? क्यों? क्योंकि इससे पहले तक पूरी दुनिया के अंदर आइडियोलॉजिकल कंपटीशन चल रहा था। एक तरफ आपकी कैपिटलिज्म थी और दूसरी तरफ आपकी कम्युनिज्म थी, और ये दोनों के दोनों compete कर रहे थे और दोनों की दोनों अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि कम्युनिज्म जो है वो हार चुकी है और अब दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी परसिस्ट करती है, विच इज़ कैपिटलिज्म। इसीलिए इसको एंड ऑफ हिस्ट्री या फिर एंड ऑफ आइडियोलॉजी भी कहा जाता है। 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद दुनिया में सिंगल सोल पावर हमें देखने को मिलती है, सोल सुपर पावर, विच इज़ नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैपिटलिज्म ने अपनी सभी कॉन्ट्राडिक्शंस को, अपने सभी कॉम्पिटिशन्स को 1991 के अंदर ख़त्म कर दिया, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पे एस्पिरेंट्स को कई बार ये दिक्कत आ जाती है कि जब हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर तो ये पता ही नहीं होता कि यूएसएसआर एक्चुअली में कौन कौन से देश मिल के यूएसएसआर बनाते थे और बाद में कौन कौन से देश अलग हो गए। तो इसीलिए एक मैप हम देखेंगे आगे बढ़ने से पहले। मैप क्या है? मैप देखिए ध्यान से। ये जो आप पूरा का पूरा ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा रीजन आपका यूएसएसआर कहलाया जाता था। इस रीजन के अंदर आपको कौन कौन से देश देखने को मिल रहे हैं? एक तो आपको सबसे बड़ा देश देखने को मिल रहा है जो कि है रशिया। ठीक है, ये रशिया के बाद यहाँ पे आपको सेंट्रल एशिया के जो देश हैं,
सेंट्रल एशिया में आपके 5 देश आते हैं और इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये पांचों के पांचों देश यूएसएसआर का हिस्सा थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा थे। ये 5 सेंट्रल एशियन देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। फिर उसके बाद ये जो आपके 3 देश हैं, ये 3 देश जो कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में लाई करते हैं। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में 3 देश आपके लाई करते हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया एंड जॉर्जिया। इन 3 देशों को हम कॉकेशियन स्टेट्स के नाम से जानते हैं। कॉकेशियन स्टेट्स। कॉकेशियन स्टेट्स क्यों बोला जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस एग्जिस्ट करती हैं वो होती हैं आपकी कॉकेसस माउंटेन्स। कॉकेसस माउंटेन्स। अब इसी के ही अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा, और यूक्रेन के ऊपर आपको देखने को मिलती है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये जो 3 देश हैं, ये 3 देश इस सी के बगल में आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो सी है, इस सी का नाम होता है बाल्टिक सी। इस सी का नाम है बाल्टिक सी, ठीक है। या फिर मैं रब करके एक बार एकदम क्लियरली आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ये जो वाटर बॉडी देखने को मिल रही है, ये वाटर बॉडी में ऊपर वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन को कहा जाता है गल्फ ऑफ बोथनिया। ये आपका गल्फ ऑफ बोथनिया हो गया। और इसका जो ये नीचे वाला रीजन है, इस नीचे वाले रीजन को कहा जाता है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के बगल में ही 3 देश पड़ते हैं आपके, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है। और ये जो 3 देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन 3 देशों को बाल्टिक स्टेट्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाल्टिक सी के बगल में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाल्टिक स्टेट, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया के नीचे आपका बेलारूस आता है और उसके नीचे आपका यूक्रेन आता है, यहाँ पे मालडोवा है। ये जो सारे के सारे देश हैं ये यूएसएसआर का हिस्सा थे, लेकिन 1991 के अंदर क्या होता है, ये सारे के सारे देश यूएसएसआर से अलग हो जाते हैं और अपने इंडिपेंडेंट कंट्रीज बना लेते हैं, ठीक है। और यूएसएसआर को कौन सक्सीड कर लेता है? यूएसएसआर को सक्सीड कर लेता है रशिया, और सेंट्रल एशिया के देश अपने अलग हो जाते हैं यूएसएसआर से। आपके कॉकेशियन देश जो हैं वो अलग हो जाते हैं। यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सारे के सारे देश जो हैं वो अलग हो जाते हैं, मालडोवा भी, ठीक है। तो अब रशिया कौन सा है? रशिया आपका सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा, यूएसएसआर नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप मैप आपको क्लियर होगा। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, 1991 के बाद 1991 के बाद यूएसए जो है वो दुनिया के अंदर एक सिंगल सुपर पावर की तरह एग्जिस्ट कर रहा होता है, और जो पूरी दुनिया है वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर अब रह रही होती है। सबसे ज़्यादा अब किसकी चलेगी? यूएसए की चलेगी, ठीक है। तो 1991 के अंदर ये हुआ। अब अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 1970s के अंदर या फिर 1978 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वर्ल्ड के अंदर, और वो है चाइना के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए जाते हैं। चाइना के अंदर एक लीडर होता है जिसका नाम होता है माओ जेडोंग, ठीक है। माओ जेडोंग की डेथ के बाद आते हैं डेंग जियाओपिंग। डेंग जियाओपिंग 1978 के अंदर चाइना की इकोनॉमी के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लेके आते हैं, और इस रिफॉर्म्स के बाद चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग जाता है। तो चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी है वो 1978 के बाद से स्टार्ट होती है। तो 1991 में एक तरफ तो यूएसए सोल पावर की तरह निकल के आया, और चाइना जो है वो 1978 के बाद से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, और चाइना की इकोनॉमिक पावर 2000s में आते आते बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। 2000 के अंदर एक और बहुत बड़ा इवेंट होता है, और वो है 9/11। अगर आप सभी को याद हो, यूएसए के अंदर ट्विन टावर्स के ऊपर प्लेन्स को क्रैश कराया गया था। यूएस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टेरर अटैक ये किया गया था। इसके बाद यूएसए दुनिया में टेररिज्म के अगेंस्ट एक वॉर छेड़ देता है, और तालिबान को गिराने की वो एक तरह से ये मान लीजिए कसम खा लेता है कि तालिबान को मैं ख़त्म करके रहूँगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपके 1991 से लेके 2000 के बीच में हो रही थी, ठीक है। अब यूएसए जो है फ्रॉम 1991 टिल 2008 यूएसए सोल पावर की तरह एग्जिस्ट करता है। 2008 आते आते यूएसए एक दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर और टेक्नोलॉजी पावर की तरह अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है। 2008 की यहाँ पे बात की जा रही है। चाइना की बात की जाए तो 2008 में चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो कर चुका होता है। चाइना की ग्रोथ स्टोरी 1978 से चालू हो रही है, एंड 2008 आते आते चाइना एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक पावर, और इकोनॉमिक पावर के साथ साथ एक मिलिट्री पावर भी बन चुका होता है। चाइना का स्टेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो एक तरफ तो यूएसए और चाइना इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो यूएसए का कॉम्पिटिटर था यूएसएसआर को सक्सीड किया रशिया ने। रशिया के अंदर क्या होता है, रशिया के अंदर गोर्बाचोव के टाइम पर कुछ खास नहीं हो पाता। फिर उसके बाद पुतिन जो है सन 2000 के अंदर
2000 से लेके 2008 तक, ये जो 8 साल होते हैं, इन 8 सालों में पुतिन रशिया के अंदर प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे होते हैं। फिर 2008 से लेके 2012 तक देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, 4-4 साल की 2 टर्म्स पुतिन की फिनिश हो चुकी हैं 2008 में। तो 2008 से लेकर 2012 तक पुतिन जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, तो वो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करते रहते हैं। और मेदवेदेव जो है वो पुतिन के बिहाफ पे प्रेसिडेंट बन के रशिया के ऊपर रूल कर रहे होते हैं। एक्चुअली में जो काम हो रहा होता है वो पुतिन ही कर रहा होता है, बट बिहाइंड द सीन्स। 2012 में पुतिन जो है वो दोबारा से रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। और 2012 के अंदर क्या होता है, पुतिन एक असर्टिव फॉरेन पॉलिसी फॉलो करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो सिनेरियो क्या चल रहा है फिर से एक बार देखिए। 2008 आते आते यूएसए अपने आप को एक इकोनॉमिक, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी पावर की तरह स्टैब्लिश कर लेता है। 2008 में चाइना जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर चुका है इस टाइम पीरियड तक, और अपने आप को एक इकोनॉमिक और एक मिलिट्री पावर की तरह स्टैब्लिश कर चुका है। वहीं पर रशिया की अगर बात की जाए, रशिया हैज़ लॉस्ट इट्स पास्ट ग्लोरी। रशिया ने अपनी पास्ट ग्लोरी को लूज कर दिया होता है। ठीक है, लेकिन 2012 में जब पुतिन की दोबारा से प्रेसिडेंट के रूप में वापसी होती है, उसके बाद रशिया एक असर्टिव पॉलिसी फॉलो करता है, जिसमें पहले वो क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स करेगा, जिसको अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स करेगा, फिर उसके बाद यूक्रेन के ऊपर वॉर छेड़ देता है। ठीक है, यूक्रेन के साथ वॉर जो आप आज की डेट में भी देख रहे हैं। ठीक, तो अब एक सवाल आता है कि मैं ये 2008 तक की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2008 में दुनिया के लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हमें देखने को मिलता है, और वो इंपॉर्टेंट इवेंट है रिसेशन। 2008 में पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन आता है। इस इकोनॉमिक रिसेशन के अंदर जो सबसे भारी मार हमें देखने को मिलती है वो है आपके वेस्टर्न यूरोप की। आई होप आप सभी को वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, सदर्न यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप के क्या होता है आपको पता होगा। क्लासेस के अंदर हम ऑलरेडी मैप के अंदर ये देख चुके हैं। तो वेस्टर्न यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों की इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिसेशन में, स्लो डाउन में चली जाती है, और ये अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। इकॉनमी को रिवाइव करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि आ जाता है कोविड पैंडेमिक, और कोविड पैंडेमिक के बाद दोबारा से उनकी जो इकॉनमी है वो स्लो डाउन की तरफ चली जाती है। तो 2008 में क्या हुआ, इकोनॉमिक रिसेशन आ चुका है। इस इकोनॉमिक रिसेशन में यूएस और वेस्टर्न यूरोप बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं इकोनॉमिकली। फिर उसके बाद कोविड आ जाता है, कोविड की वजह से जो लॉकडाउन इंड्यूस किया जाता है वो लॉकडाउन आ जाता है, और कोविड और उसके सब्सिक्वेंट लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में आज की डेट में हम हाई इन्फ्लेशन देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन देख रहे हैं। सप्लाई चेन डिसरप्शन क्या होती है, मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो हर एक देश दूसरे देशों के साथ, दूसरे रीजन के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो देश है, इस देश के अंदर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इस मैन्युफैक्चरिंग को सस्टेन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। हो सकता है ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल यहाँ पे आके इस ए देश से बी देश में आता हो, और बी देश में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती हो। बी देश में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद ये जो सामान है, हो सकता है सी देश में जाता हो, और सी देश वाले इस सामान को मार्केट करने का या फिर बेचने का काम कर रहे हो, मार्केटिंग का काम तीसरे देश में हो रहा है। तो यहाँ पे जो सामान सी देश में बिक रहा है, उस सामान की मैन्युफैक्चरिंग बी देश में हो रही है, और इस सामान का रॉ मटेरियल ए देश से आ रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी है। अब जब कोविड का लॉकडाउन आया, तो हो सकता है लॉकडाउन की वजह से यहाँ से सामान का एक्सपोर्ट बंद हो गया। सामान का जब एक्सपोर्ट बंद हो गया, रॉ मटेरियल अगर बी देश में नहीं पहुंचेगा तो बी देश उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा, बी देश मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा तो सी देश उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का इशू हमें कोविड के टाइम पर देखने को मिलता है, और इसी चीज़ को सप्लाई चेन डिसरप्शन कहा जाता है। और चाइना जो कि पूरी दुनिया का एक रॉ मटेरियल का सप्लायर भी है, और इसके साथ साथ फिनिश्ड गुड का भी सप्लायर है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके यूसेज के लिए, जिन सामानों के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, वो सामान चाइना से आते हैं। तो चाइना के अंदर जब लॉकडाउन लगता है तो वो उन सामानों को एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है, तो दुनिया के पास उन सामानों की कमी हो जाती है। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से महंगे होने चालू हो चुके थे। तो कोविड आया, लॉकडाउन आया, जिसकी वजह से महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सप्लाई चेन डिसरप्शन हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो आपके कोविड लॉकडाउन की बात हो रही है। 2013 के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वर्ल्ड लेवल पे, और वो इंपॉर्टेंट इवेंट है, देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 1978 से चाइना का जो इकोनॉमिक पावर है वो ग्रो करनी चालू हो चुकी है। डेंग जियाओपिंग, इनका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं वो चाइना को बहुत तेज़ी से ग्रो करने में मदद करते हैं। 2013 के अंदर आपके एक और लीडर आते हैं चाइना के अंदर, जिसका नाम है जी जिनपिंग। ठीक है,
जी जिनपिंग भी चाइना की एक असर्टिव पॉलिसी को फॉलो करते हैं। प्लस चाइना जो है वो 1978 से ग्रो कर करके अब एक इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बन चुका है। 2008 के अंदर जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो उसके बाद यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप उस रिसेशन से बहुत जल्दी उभर नहीं पाता। तो चाइना के पास अब ढेर सारा पैसा है और रिसेशन की वजह से जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो यूएस और वेस्टर्न यूरोप है, वो अब थोड़े से डाउनफॉल की तरफ हैं। 2013 में जी जिनपिंग चाइना की एक इंक्रीज्ड इकोनॉमी का फ़ायदा उठाते हुए एक मासिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या करती है? ये एक इतना एम्बिशियस प्रोग्राम होता है जिसमें ये प्लान किया जाता है कि चाइना को यूरोप के साथ कनेक्ट किया जाएगा थ्रू सेंट्रल एशिया। ठीक है, यूरेशियन इकोनॉमीज जो हैं, यूरेशियन इकोनॉमीज को कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे एक तरफ आपका मैरीटाइम रूट बनाया जाएगा जिसको मैरीटाइम सिल्क रूट बनाया जाता है, और दूसरी तरफ आपका बेल्ट आपकी एक वो बनाई जाएगी लैंड कनेक्टिविटी। ठीक है, लैंड कनेक्टिविटी। तो सी से भी कनेक्ट करेंगे हम यूरेशियन इकोनॉमीज को और लैंड के थ्रू भी कनेक्ट करेंगे यूरेशियन इकोनॉमीज को। इसके लिए चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट करनी चालू करी पूरी दुनिया के अंदर, हैवी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ढेर सारे पोर्ट्स इसने एक्वायर किए, ढेर सारा लोन दिया लोगों को, ठीक है, ढेर सारा डेट दिया, और जब वो देश उस डेट को नहीं चुका पाए तो उन देशों के ऊपर इसने अपनी डोमिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग काम किए, जो जब हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन चाइना ने जो ये उधार दे के लोगों को अपने अधीन बनाने का काम किया, इसी डिप्लोमेसी को डेट डिप्लोमेसी कहा जाता है। ठीक है, आगे इसको देखेंगे, फिलहाल हम सिर्फ एक ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो चाइना ने डेट डिप्लोमेसी फॉलो करनी चालू करी। 2013 में चाइना जो है वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव स्टार्ट करता है, विच वॉज अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम। इसके साथ साथ 2014 में रशिया के अंदर आपको पुतिन का राइज देखने को मिलता है। प्लस पुतिन नाउ वांट्स टू रीस्टैब्लिश पास्ट ग्लोरी ऑफ रशिया। रशिया की जो पुरानी ग्लोरी थी उसको दोबारा से रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं पुतिन, और उसी चक्कर में क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स कर लिया जाता है रशिया के द्वारा। अब ये जो इशू है, इस इशू को भी हम रशिया से जुड़े जब करंट अफेयर्स आएंगे तब हम उसको देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको मैप पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। देखिए, अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन जो है वो रशिया का एक छोटा भाई की तरह देखा जाता था। यूक्रेन की अगर हम बात करें, यूक्रेन का जो ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन के अंदर आपको थोड़े से प्रो रशियन लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे, प्रो रशियन लोग। यूक्रेन के अंदर एक लीडर होता था जिसका नाम होता था विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच वॉज क्लोजर टू रशिया। विक्टर यानुकोविच वॉज क्लोजर टू रशिया। लेकिन विक्टर यानुकोविच को हटा के यूक्रेन के अंदर जो नेक्स्ट लीडर आता है, वो नेक्स्ट लीडर नाटो नेशंस के क्लोज होता है। नाटो नेशंस कौन से हैं याद करिए। यूएसए ने अपनी सिक्योरिटी अलायंस बनाई थी, सिक्योरिटी ग्रुपिंग बनाई थी जिसको नाटो के नाम से जानते हैं, और उसका काउंटर पार्ट यूएसएसआर ने क्या बनाया था? वॉर्सो पैक्ट। तो विक्टर यानुकोविच विक्टर यानुकोविच के बाद जो लीडर आता है वो नाटो के क्लोज होता है, प्लस वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, यूक्रेन के अंदर अब प्रो यूरोपियन यूनियन सेंटिमेंट निकल के आ रहे होते हैं। रशिया को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि रशिया को क्या लगता है? रशिया को लगता है कि ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में आपको नाटो नेशंस देखने को मिलते हैं। ऐसे में यूक्रेन जो है, यूक्रेन एक बफर की तरह काम करता है, नाटो देश और यूएसए के बीच में। ठीक है, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया हो गया, ये एक तरह से बफर स्टेट्स हैं बिटवीन नाटो एंड रशिया। तो यूक्रेन कहता है कि अगर रशिया कहता है कि अगर यूक्रेन भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाएगा, वो नाटो को ज्वाइन कर लेगा, तो नाटो देश जो हैं वो अब रशिया के बॉर्डर्स तक आ जाएंगे, और ये चीज़ रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसी वजह से रशिया जो है वो पहले क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स कर लेता है, और फिर उसके बाद अभी यूक्रेन के अंदर आपको वॉर देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके ऊपर भी डिटेल्ड डिस्कशन होगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट आई होप जो आज की क्लास का हमारा कंटेक्स्ट है, उस कंटेक्स्ट में आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, फिर आज की डेट में अगर हम सिचुएशन को देखें तो आज आपको किस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। देखो, सिचुएशन एट प्रेजेंट क्या है। यूएसए की इकोनॉमिक पावर 2008 के रिसेशन के बाद डिक्लाइन होनी चालू हो चुकी थी, और इसी को और भी ज़्यादा डिक्लाइन कर दिया आफ्टर कोविड लॉकडाउन्स।
कोविड लॉकडाउन के बाद ये और भी ज़्यादा डिक्लाइन होनी चालू हो गई। तो यूएसए की इकोनॉमिक पावर अब डिक्लाइन की तरफ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस एक मेजर इकॉनमी नहीं है। यूएसए मेजर इकॉनमी है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक पावर थोड़ी सी डिक्लाइन हो चुकी है। मिलिट्री के टर्म्स में बोला जाए तो मिलिट्री के टर्म्स में यूएसए इज स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स आउट देयर, नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट, यूएसए इज द बिगेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर यूएसए की सबसे सुप्रीम है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली यूएसए बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है। इसके साथ साथ देखिए एक और चीज़ समझिए, जब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आया तो आपके ढेर सारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बने। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इसको समझते हैं एक बारी। मान लीजिए ये देश है ए और ये देश है बी। ये दोनों के दोनों देश जब आपस में अपने रिलेशंस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आपस में कोई डील करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें सिर्फ ये देश दूसरे देश के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसको कहा जाता है बाइलेटरल रिलेशंस, ठीक है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर जब पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इस तरह के बज़वर्ड्स घूमते हैं, जब पूरी दुनिया के अंदर कुछ ग्लोबल चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस लाइक टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और इसके साथ साथ किस तरह से रूल बेस्ड ऑर्डर पूरी दुनिया के अंदर मेंटेन किया जाए, किस तरह से ट्रेड को सुचारू रूप से एक एफिशिएंट तरीके से चलाया जाए, ये जो सारी की सारी चीज़ें ग्लोबल लेवल पे होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बायलेटरल रिलेशंस से ज़्यादा फोकस किया जाता है मल्टीलेटरल रिलेशंस में, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश, लगभग सभी देश जो हैं वो मिल के काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपकी यूनाइटेड नेशंस बनी थी। यूनाइटेड नेशंस भी एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या काम है, दुनिया के अंदर पीस मेंटेन करना इसका एक मकसद है, ठीक है। तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस आपको ढेर सारे देखने को मिलते हैं, लाइक यूनाइटेड नेशंस, लाइक WTO, UNWTO। ये जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में यूएस का दबदबा सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यूएस डोमिनेशन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपके मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, मेजरली आपका वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे भी आपको यूएस की डोमिनेशन देखने को मिलेगी या फिर यूरोप और जापान की डोमिनेशन देखने को मिलेगी। एंड यूरोप इज़ क्लोजर टू यूएस, जापान इज़ क्लोजर टू यूएस। तो यूएस जो है वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में अपने डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन करके रखता है, जो कि यूएसए को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर बना के रखता है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो यूएस की क्या सिचुएशन है, इकोनॉमिक पावर भले ही डिक्लाइन कर रही है, बट इट इज स्टिल अ मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजी पावर, इट स्टिल हैज़ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक UN एंड WTO। लेकिन यूएस की क्योंकि इकोनॉमिक पावर डिक्लाइन हो रही है, इसीलिए वो अब दुनिया के अंदर एक ग्लोबल लीडर की तरह अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना चाहता। पहले क्या होता था, स्पेशली आफ्टर 1991 हम यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर रह रहे थे। इस यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर यूएसए एक मेजर सुपर पावर था, एक मेजर क्या, एक लौती सुपर पावर था, ठीक है ना। यूएसए एक सुपर पावर है। सुपर पावर का क्या मतलब है कि इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि अगर पूरी दुनिया साथ में आ जाए तो उसके बाद भी यूएसए से compete नहीं कर पाएगी। यूएसए तब भी उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। सुपर पावर का ये मतलब होता है दैट द ग्लोबल पावर कंबाइंड वुड बी इन्फीरियर टू दिस पावर, ये सुपर पावर होती है। तो यूएसए दुनिया में सबसे बड़ा देश बन चुका है। तो अगर देश के पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो प्रॉब्लम आपके टेररिज्म की हो, चाहे वो प्रॉब्लम आपके क्लाइमेट चेंज की हो, चाहे वो प्रॉब्लम हो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की, जो न्यूक्लियर वेपन है वो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, या फिर प्रॉब्लम हो आपके ड्रग्स की, प्रॉब्लम हो रिलीजियस इनटॉलरेंस की, कोई भी प्रॉब्लम अगर दुनिया में हमें देखने को मिलती थी तो यूएसए एक लीडर की तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता था। और सॉल्व करने के लिए वो कई बारी देशों के अंदर इंटरफेयर भी करने लग जाता था। यूएसए ऐसा क्यों कर पाता था, बिकॉज यूएसए वाज अ सुपर पावर बैक देन। बट आज की सिचुएशन क्या है, आज की सिचुएशन ये है कि यूएसए की इकोनॉमिक पावर डिक्लाइन हो रही है। अब अगर उसको किसी भी देश के अंदर इंटरवीन करना होता है तो वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ खर्चा होगा, विच यूएस नो लॉन्गर वांट्स। यूएसए वांट्स टू विदड्रॉ from this leadership role at the global level। यूएसए
इस लीडरशिप रोल से बाहर जा रहा है। अब जब यूएसए लीडरशिप रोल से बाहर जा रहा है तो पूरी दुनिया में लीडरशिप का एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रही है जो पहले यूएसए ने ऑक्यूपाई की हुई थी, लेकिन यूएसए अब उससे विड्रॉ कर रहा है। तो इस एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए दूसरे देश इसमें आएंगे। तो कौन कौन से देश आ सकते हैं आप खुद इमेजिन करिए। 2013 के बाद चाइना ने असर्टिव पॉलिसी फॉलो करनी चालू करी। उसने अपनी इकोनॉमिक पावर को यूज़ किया डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के अंदर। उसने हाई इन्वेस्टमेंट करनी चालू करी। वो रीजन्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो 2013 के बाद चाइना असर्टिव हो रहा है। तो क्या ये लीडरशिप रोल में आना चाहेगा? बिल्कुल आना चाहेगा। 2014 के बाद पुतिन का रशिया अपनी पास्ट ग्लोरी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये लीडरशिप पोजीशन में आना चाहेगा? ये बिल्कुल उसमें आना चाहेगा। तो जब यूएसए लीडरशिप रोल से पीछे हटता है तो चाइना और रशिया उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आ जाते हैं, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारा प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो यूएसए का ये है कि यूएसए की इकोनॉमिक पावर डिक्लाइन कर चुकी है, मिलिट्री पावर आज भी है, टेक्नोलॉजी पावर आज भी है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन पे उसका स्ट्रांग होल्ड है, बट वो लीडरशिप रोल से बाहर जा रहा है। एग्जाम्पल क्या है? क्लाइमेट चेंज के अंदर उसका जो एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है, ईरान के साथ जो उसने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया था ईरान के, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी हम जानते हैं, उससे उसने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ करता है और वापस आता है, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। तो यूएसए जो है वो लीडर नहीं रहता। यूएसए जो कि ग्लोबलाइजेशन का चैंपियन था, वो खुद ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जाके यूएस फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करनी चालू कर देता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ भी जाना चालू कर देता है। तो एक तरफ यूएस की प्रेजेंट सिचुएशन ये है। चाइना की प्रेजेंट सिचुएशन, इट इज़ नाउ एन इकोनॉमिक पावर, इट इज़ अ मिलिट्री पावर, and after the advent of Xi Jinping, China is following assertive policy। ठीक है, चाइना की इकोनॉमिक पावर ग्रो करी, जिसकी वजह से उसने अलग अलग रीजन में इन्वेस्टमेंट करी, उसने देशों के अंदर उधार देना चालू किया, जिसकी वजह से उसने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी फॉलो करनी चालू कर दी। ठीक है, इसके साथ साथ अपनी लैंड को लेके, अपनी टेरिटरीज को लेके जी जिनपिंग बहुत ज़्यादा असर्टिव है, जिसकी वजह से आपको इंडिया में स्कर्मिशेस देखने को मिलते हैं। इंडिया में स्कर्मिशेस, साउथ चाइना सी के अंदर चाइना जो है वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है साउथ चाइना सी के अंदर। ठीक है, और ताइवान, अगर यूएस का कोई भी सेक्रेटरी ताइवान विजिट करता है तो चाइना जो है बहुत ही स्टर्न स्टेटमेंट वहाँ पे देता है कि आपको वन चाइना पॉलिसी फॉलो करनी होगी। जितने भी शब्दों का नाम ले रहा हूँ सारे के सारे आईआर के अंदर कवर किए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ सुनते रहिए कहानी। तो चाइना जो है एक असर्टिव पॉलिसी फॉलो कर रहा है। रशिया की बात की जाए तो रशिया इकोनॉमिक पावर नहीं है, लेकिन रशिया आज भी एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। रशिया इज स्टिल अ बिग मिलिट्री पावर, और पुतिन के अंडर रशिया भी अपनी असर्टिव पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, जिसका एग्जांपल है क्रीमियन एनेक्सेशन एंड यूक्रेन वॉर। ठीक है, इसके अलावा और क्या है प्रेजेंट सिचुएशन? देखो, पहले ये माना जाता था कि अगर वर्ल्ड मैप देखा जाए तो वर्ल्ड मैप पे ऐसा कौन सा रीजन है जो कि इंजन ऑफ डेवलपमेंट है। यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका देखने को मिलता है। ये जो है ये आपका अटलांटिक ओशन है, ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया। इस तरफ आओगे तो आपको यूरोप देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, और इधर आपको अफ्रीका देखने को मिलता है। ठीक है, अफ्रीका, यहाँ से आपका एशिया चालू हो जाता है। ठीक है, एशिया यहाँ पे ईस्ट एशिया। अगर पुराने ज़माने की बात की जाए तो आपका रीजन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या था? नॉर्थ अमेरिका आपका रीजन था जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी। वेस्टर्न यूरोप आपका रीजन था जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही थी। सदर्न यूरोप वॉज ऑल्सो डेवलपिंग एट अ फास्ट पेस। ठीक है, तभी यहाँ पे आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। रशिया जो है, रशिया तेज़ी से डेवलप कर रहा था। आपको पुअर देश कौन से देखने को मिलते थे? ईस्टर्न यूरोप के अंदर कौन से आ रहे हैं आपके? याद करिए, मैप याद करिए जल्दी से। बाल्टिक स्टेट्स आ रही हैं आपकी, है ना, बाल्टिक स्टेट हो गई, आपकी कॉकेशियन स्टेट्स हो गई। ये सारे के सारे रीजन जो हैं ये उतने डेवलप्ड नहीं थे। ठीक है, इसके साथ साथ आपका सेंट्रल एशिया डेवलप नहीं था, आपका साउथ एशिया डेवलप्ड नहीं है, अफ्रीका डेवलप नहीं है, साउथ अमेरिका डेवलप नहीं है, लैटिन अमेरिका जो कि यहाँ पे लाई करता है ये डेवलप नहीं है।
बेसिकली पुराने ज़माने के अंदर रीजन ऑफ डेवलपमेंट होता था अटलांटिक ओशन के साथ वाला रीजन, अटलांटिक ओशन के साथ वाला रीजन। लेकिन आज की डेट में प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो यानी कि 21st सेंचुरी की अगर बात की जाए तो 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया। वाई? बिकॉज एशिया के अंदर आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ चाइना एंड इंडिया। ठीक है, पॉपुलेशन से क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब ये है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सामान की डिमांड कर रही होगी, यानी कि ये पॉपुलेशन डिमांड जनरेट करती है और इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए लोग सामान बना रहे हैं। तो यूएस भी चाहता है कि उसका सामान जो है वो एशिया में जाके बिके, यूरोप भी चाहेगा कि उसका सामान एशिया में जाके बिके। जो एशिया की डिमांड है वो पूरी दुनिया मैन्युफैक्चर करना चाहती है। ठीक है, इसके साथ साथ एशिया के अंदर पॉपुलेशन के साथ साथ है चाइना एंड इंडिया, जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमिकली। बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है वो चाइना और इंडिया में है। एक और करंट अफेयर्स में जो आप चीज़ याद रखेंगे, चाइना हालांकि बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, लेकिन इसकी जो पास्ट डेवलपमेंट होती थी 9% से लेके चाइना 15% के बीच में इसकी ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती थी। लेकिन चाइना में भी अब स्लो डाउन चल रहा है, ठीक है, पिछले 1 साल से, और चाइना के अंदर हमें 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंडिया आज की डेट में 6.8 से लेके 7% के आसपास ग्रो कर रहा है। तो ग्रोथ का रीजन कौन हो चुका है? एशिया हो चुका है। ईस्ट एशिया भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि अटलांटिक ओशन आज की डेट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। आज की डेट में जो 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया। इंडो पैसिफिक रीजन आज की डेट में सिग्निफिकेंट बन चुका है। इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन क्या होता है? आपके इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के एजेस पर जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका एक सर्कल बना लीजिए। ये आपका इंडो पैसिफिक रीजन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ मल्टीलेटरलिज्म में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि अगर मैं यूनाइटेड नेशंस की बात करूं, 1940s की ये जो बॉडी है, इस बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएनएससी के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं आपके? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ये 5 देश 1940s में हो सकता है सिग्निफिकेंट रहे हों, लेकिन आज की डेट में सिवाय यूएसए के अगर हम इन सभी देशों को देखें, यूके, फ्रांस और रशिया, ये सभी देश आज की डेट में इकोनॉमिक पावर नहीं है, ये उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे। इंडिया जो है वो आज की डेट में एक मेजर इकोनॉमिक पावर है। पूरे दुनिया में इंडिया ना केवल एक मेजर इकोनॉमिक पावर है, ये एक रिस्पेक्टेड पावर है, ठीक है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही पीसफुल रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, इंडिया एक पावर बन के आया हुआ है। जापान बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप में यूके, फ्रांस, ये दोनों के दोनों बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे। कौन ग्रो कर रहा है? यूरोप में जर्मनी ग्रो कर रहा है, बट जर्मनी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब परमानेंट मेंबर नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक एग्जांपल है कि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस थे, वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस अपने रोल को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ये समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। वहीं पर अगर मैं WTO की बात करूं तो WTO यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट था। यूएसए ने WTO की फंडिंग काट दी, जिसकी वजह से WTO का एक अपीलेट बॉडी होती है, वो अपीलेट बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पा रही। अब WTO के अंदर अगर अपीलेट बॉडी जो ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने का काम करती है, वो काम नहीं कर रही, ठीक है, वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रही, तो WTO का काम ही क्या है? WTO के अंदर जो नेगोशिएशंस हो रही थी, ये नेगोशिएशन कई सालों से स्टॉल्ड नेगोशिएशन है। WTO के अंदर कोई भी मेजर रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा। तो ग्लोबल लेवल पे मल्टीलेटरलिज्म जो है उसका फेलियर पूरी दुनिया को एक तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का फेलियर दिखाई दे रहा है। अब जब मल्टीलेटरल रिलेशंस सही से नहीं बन पाएंगे तो देश क्या करेंगे? देश आपस में बायलेटरल एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे। वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। हम पूरी दुनिया को नहीं जोड़ सकते, छोटे रीजन को तो जोड़ सकते हैं, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि RCEP एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है
तो आपकी सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, बायलेटरल एग्रीमेंट्स, इस तरह की चीज़ें अब इंक्रीज हो रही हैं। तो 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया, इंडो पैसिफिक रीजन हैज़ बिकम मोर सिग्निफिकेंट नाउ, मल्टीलेटरलिज्म इज ऑन डिक्लाइन एंड बायलेटरल एग्रीमेंट, सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कमिंग अप नाउ। मल्टीपोलर वर्ल्ड आज की डेट में हमें देखने को मिलता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड देखिए 1945 में बायपोलर वर्ल्ड का स्टार्ट होता है, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर हमें देखने को मिलेगा 1945 में। दिस बायपोलर वर्ल्ड विल कंटिन्यू टिल 1991 टिल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जो सैटेलाइट स्टेट्स थी, जो छोटे छोटे एरियाज थे यूएसएसआर के, वो अलग अलग देशों में टूट गए। जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, 5 देश मिलकर सेंट्रल एशियन कंट्री बनती हैं, कॉकेशियन कंट्रीज़ अलग हो जाती हैं, आपकी बाल्टिक कंट्रीज़ अलग हो जाती हैं, यूक्रेन अलग है और आपका मालडोवा अलग है। ठीक है, तो 1991 में यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसए सोल पावर बनता है और हम यूनिपोलर वर्ल्ड में रहने लग जाते हैं। बट प्रेजेंटली यूएसए इकलौती पावर नहीं है। आज की डेट में हम मल्टीपोलर दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पे यूएस रशिया और चाइना एक्सिस के साथ compete कर रहा है। रशिया और चाइना आपस में क्लोज आ चुके हैं और दोनों के दोनों साथ में अपना एक एक्सिस बना चुके हैं। और इंडिया को फियर है कि रशिया चाइना के एक्सिस में कहीं पाकिस्तान शामिल ना हो जाए, और जो कि कई बारी हमें होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो यूएसए इज कंपीटिंग नाउ विद रशिया चाइना एक्सिस। इंडिया जो है एक मेजर पावर बन के आ चुका है साउथ एशिया के अंदर। साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश, सबसे ज़्यादा अमीर देश, सबसे तेज़ी से डेवलप करने वाला देश इंडिया। जापान की बात की जाए तो जापान आज की डेट में ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा रोल प्ले करना चाहता है, क्योंकि जापान एक इकोनॉमिक पावर है। ठीक है, मिलिट्रीली वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी, जापान एक टेक्नोलॉजी पावर भी है। तो इकोनॉमिक पावर और टेक्नोलॉजी पावर है जापान, और ये भी ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा रोल प्ले करना चाहता है। ठीक है, तो आज की डेट में कोई सिंगल पोल देखने को नहीं मिलता, बाय पोल्स नहीं देखने को मिलते, आपको मल्टीपल पोल्स देखने को मिलेंगे। हम मल्टीपोलर दुनिया के अंदर आज की डेट में रहते हैं। इसके साथ साथ हमें ग्लोबल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं ढेर सारे। किस तरह के ग्लोबल चैलेंजेस? लाइक टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इमिग्रेशन कह लीजिए, या फिर माइग्रेशन। ठीक है, अगर आपने रीसेंट न्यूज़ भी देखी होगी तो नॉर्दर्न अफ्रीका से ढेर सारे लोग जो हैं वो इटालियन आइलैंड्स के ऊपर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन जो है एक बड़ा इशू निकल के आ रहा है। ह्यूमन राइट्स के इश्यूज बनते आ रहे हैं। अफ्रीका की अगर बात की जाए तो अफ्रीका के अंदर आपको ढेर सारे कू देखने को मिल रहे हैं। अफ्रीका के अंदर जो इलेक्टेड लीडर्स थे, उन इलेक्टेड लीडर्स को हटा दिया जा रहा है उनकी गद्दी से, और उसकी जगह मिलिट्री रूलर्स अपना रूल स्टैब्लिश करते जा रहे हैं अफ्रीकन नेशंस के अंदर, स्पेशली इन द साहेल रीजन। आई होप आप सभी को साहेल रीजन पता होगा। जो क्लास के अंदर है उन्हें तो पता ही होगा, और जो क्लास के अंदर नहीं है वो एक बार इसको प्लीज़ गूगल करके देखिएगा। ठीक है, क्लास के अंदर तो मैप पे हमने साहेल देखा ही हुआ है। ह्यूमन राइट्स के इशू आ रहे हैं, जैसे कि म्यांमार में तालिबान आ चुका है, आपके अफगानिस्तान में इजराइल पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट आज भी आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक की हमारी जो डिस्कशन थी, ये सारी की सारी डिस्कशन थी सिर्फ ये समझने के लिए कि आज की डेट में कौन सा देश कहाँ पे खड़ा है। ठीक है, कौन सा देश कहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो अभी तक आपने जो देखा है वो एक ग्लोबल सिनेरियो देखा कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन को अफेक्ट करती हैं। अगली जो हम चीज़ देख रहे हैं वो है जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन जोग्राफी टू जोग्राफी किस हिसाब से चेंज होती है। ऐसे कौन से जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन चेंज हो जाते हैं। जोग्राफी का मतलब सिर्फ लैंड नहीं है, जोग्राफी का मतलब है ह्यूमन एज वेल। ठीक है, तो जोग्राफी में आपकी ह्यूमन जोग्राफी भी आती है, आपकी फिजिकल जोग्राफी भी आती है, और जोग्राफी किस तरह से हमारी पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन को अफेक्ट करती है, उसी की स्टडी को जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। जियो पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो आज की डेट में जो रीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया, इंडो पैसिफिक रीजन इज बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट। इंडो पैसिफिक रीजन, तो अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इंडो पैसिफिक रीजन की। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आपको किस तरह के देश देखने को मिलते हैं? आपको चाइना देखने को मिलेगा, इंडिया देखने को मिलेगा, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ्रीका, ये सारे देश देखने को मिलेंगे। एक काम करते हैं, पहले हम मैप को ही देख लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाए कि जब मैं इंडो पैसिफिक की बात कर रहा हूँ तो मैं किन किन देशों की बात करता हूँ। देखिए,
इंडो पैसिफिक की जब हम बात करते हैं तो इस रीजन की यहाँ पे बात की जा रही है। इस रीजन में आपको ये वाला रीजन देखने को मिल रहा है जिसमें आपका यूएसए भी आ जाता है, आपका कनाडा, यूएसए, ये रीजन आ जाता है। ठीक है, कह सकते हो कि आपका साउथ अमेरिका भी आ जाता है, लेकिन साउथ अमेरिका का इतना प्रोमिनेंट रोल नहीं है, बट फिर भी आप उसको कह सकते हैं। फिर आपका ईस्ट अफ्रीका ईस्ट एशिया आ जाता है जिसमें आपका जापान, साउथ कोरिया है, जापान, साउथ कोरिया, यहाँ से आपका चाइना। ठीक है, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के जो मेजर 10 देश हैं आसियान देश वो आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। इधर आओगे तो आपका बांग्लादेश, इंडिया, वेस्ट एशिया और आपका ईस्ट अफ्रीका का रीजन आ जाता है। ये आपका पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है। अब इसी इंडो पैसिफिक रीजन को अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो इस रीजन में आपको देश देखने को मिल रहे हैं यूएस, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी अभी तक हमने देश देखे थे, जापान, ठीक है, जितने भी हमने ये देश देखे हैं, इन सभी देशों की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो अराउंड 65% पॉपुलेशन आपको, दुनिया की 65% पॉपुलेशन आपको इसी रीजन में देखने को मिलेगी। जीडीपी की बात की जाए तो समवेयर अराउंड 65% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी इज कंसंट्रेटेड इन दिस रीजन। तो इस रीजन की इकोनॉमिक और ह्यूमन पॉपुलेशन के हिसाब से वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगी, फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस लाइक इंडिया एंड चाइना जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फिर आपके डेवलप्ड नेशंस लाइक जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि डेवलप्ड देश और आने वाले समय में जो देश डेवलप होने वाले हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका के पास आपको यहाँ पे इस जगह में ढेर सारे पायरेसी देखने को मिलती है। पायरेसी का मतलब ये नहीं कि आपकी मूवी को पायरेट किया जा रहा है, पायरेसी का मतलब है समुद्री लुटेरे। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे समुद्री लुटेरे देखने को मिलेंगे। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना जो है एक अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहा है, अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड। ठीक है, जब हम उसको करेंगे साउथ चाइना सी के इशू को तब आप समझ जाएंगे। लेकिन चाइना साउथ चाइना सी के अंदर अपनी डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये छोटा सा रीजन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होके ढेर सारा आपका क्रूड जो है वो ट्रैवल करता है। आपके बबल मंडेब से होके ढेर सारा जो क्रूड है वो ट्रैवल करता है। फिर ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेट लाई करती है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ढेर सारा आपका क्रूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रैवल करता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या कहलाए जाते हैं, एक बार फिर से मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये पॉइंट आपका बबल मंडेब, ये पॉइंट आपका मलक्का स्ट्रेट, इन सभी पॉइंट्स को चोक पॉइंट कहा जाता है। चोक का क्या मतलब होता है, गला दबा देने को चोक कहते हैं ना। तो ये ऐसे छोटे से रीजन है, इस रीजन के ऊपर अगर कोई देश बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाए तो वो यहाँ से जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जा रहा है, क्रूड ऑयल की सप्लाई जा रही है, उस सप्लाई को रोक सकता है, उसको चोक कर सकता है। तो ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन 3 चोक पॉइंट से दुनिया की मेजर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलती है, जहाज़ जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इंडो पैसिफिक रीजन इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन आर मॉडर्न हिस्ट्री, इन आर कंटेम्प्रेरी टाइम्स। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, दुनिया के सबसे पॉपुलस और सबसे पावरफुल देशों में से एक रीजन है जहाँ पे चाइना, इंडिया, जापान और यूएस जैसे देश शामिल है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो दुनिया की 65% पॉपुलेशन इस रीजन में है, जो कि दुनिया की जीडीपी का 63% कंट्रीब्यूट करता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, याद रख लो, समवेयर अराउंड 65%। पॉपुलेशन कितनी है, 65% के आसपास। जीडीपी कितनी है, समवेयर अराउंड 65%। ठीक है, 63% ना भी याद रहे तो भी। सिक्योरिटी चैलेंजेस है, पायरेसी, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो इंडिया चाइना स्कर्मिश हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान इशूज़ हो। ठीक है, ये सारे के सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं। इवन चाइना और रशिया के बीच में भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, कभी बाद में उसको देखेंगे। पायरेसी, आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, सोमालिया के पास हॉर्न ऑफ अफ्रीका में
सोमालिया के पास आपको पायरेसी देखने को मिलती है, ठीक है। टेररिज्म का चैलेंज आपको पता ही है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो एक देश से दूसरे देश ना चली जाए, ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न भी है, ठीक है। यहाँ पे ढेर सारे कोरल रीफ, रेन फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है। इस रीजन में चाइना जो है वो तेजी से राइज कर रहा है और वो अपनी हेजेमोनी यानी कि अपनी पावर को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइनाज राइज एंड हेजेमनी इज अनदर चैलेंज इन दिस रीजन। चाइना की इकॉनमी और मिलिट्री बहुत रैपिडली ग्रो की है, जिसकी वजह से इंडो पैसिफिक के ऊपर अब पूरी दुनिया फोकस कर रही है। तो इसीलिए इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आज की डेट में हमें देखने को मिलता है। अब इस रीजन के अंदर कुछ मेजर कंसर्न्स भी हैं, जो कंसर्न्स आपको पता होने चाहिए। किस तरह के कंसर्न्स? सबसे पहला कंसर्न रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। ये आपके इंडो पैसिफिक रीजन में नहीं आता, भले ही, ठीक है, इंडो पैसिफिक में नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो आज की डेट में जियो पॉलिटिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। हम जियो पॉलिटिक्स समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया में जियो पॉलिटिक्स किस हिसाब से काम कर रही है। तो जियो पॉलिटिक्स में सबसे पहले हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट रीजन कौन सा है, तो वो है आपका इंडो पैसिफिक। दूसरा जियो पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट रीजन हो जाएगा आपका रशिया यूक्रेन वॉर या फिर रशिया यूक्रेन वाला रीजन। तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर से जब से ये इन्वेजन चालू किया है, तब से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, 2 गुट बन चुके थे, जिनकी वजह से लगभग सभी देश जो हैं वो इस वॉर के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शामिल हो चुके थे। आज की डेट के अंदर भी 2 गुट बनते जा रहे हैं। एक तरफ आपका यूएसए एंड इट्स एलाइज है, यूएसए, यूक्रेन, वेस्टर्न यूरोप है। दूसरी तरफ आपको रशिया चाइना एक्सिस देखने को मिलता है, रशिया चाइना एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें 2 गुट देखने को मिल रहे हैं। तो डर लग रहा है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट ना हो जाए। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी का चैलेंज भी हमें देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यूक्रेन क्या है, यूक्रेन को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, जिसकी वजह से अभी हमने, अगर आपको याद होगा, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो हम डेली करंट अफेयर्स करते हैं उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ठीक है। देखिए, यूक्रेन जो है वो दुनिया की फूड बास्केट है, व्हीट बास्केट है, वहाँ से जो अनाज है वो पूरी दुनिया के अंदर जाता है, पूरी दुनिया के अंदर वो अनाज बांटा जाता है, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है यूक्रेन की तरफ से। अब जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट होती है तो रशिया यूक्रेन से व्हीट का एक्सपोर्ट जाने पे रोक लगा देता है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी हैम्पर होने लग जाती है, क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है वो कम होने लग जाती है, तो एनर्जी सिक्योरिटी हैम्पर होने लग जाती है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, यूरोप स्पेशली जर्मनी इज डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर इट्स गैस सप्लाई। रशिया जो है वो जर्मनी को और यूरोप को गैस प्रोवाइड करता है, और जर्मनी के साथ वो एक पाइपलाइन बना रहा था जिसका नाम था नॉर्ड स्ट्रीम 2। अब ये जो पाइपलाइन है ये होल्ड पे आ चुकी है, इसको कहा जाता है कि ब्रेक कर दिया, हमले के टाइम पर ब्रेक हो गई। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो अभी होल्ड पर है, लेकिन जर्मनी को गैस प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी है वो रशिया करता था, तो यूरोप जो है वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था। अब रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर वॉर कर दी तो रशिया के ऊपर ढेर सारे सैंक्शन लगाए गए और यूरोप दूसरे एरिया से अपनी गैस और पावर की सप्लाई लेनी चालू कर रहा है, ठीक है। दूसरा आप क्या देखेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर कई बारी पुतिन ने ये हिंट दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर वेपन भी यूज़ करेंगे। तो न्यूक्लियर रिटोरिक जो है ये भी दुनिया के अंदर एक अनईजीनेस पैदा कर रहा है। जो नाटो नेशंस हैं, नाटो नेशंस यूक्रेन की साइड पर खड़े हैं और रशिया चाइना के क्लोज होता जा रहा है। इसके साथ साथ रशिया इज नाउ स्टार्टिंग टू परचेज वेपन्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। अभी रिसेंट आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी अगस्त सितंबर के आसपास कि नॉर्थ कोरिया जो है वो भी रशिया को वेपन्स बेच रहा है। अभी किम जोंग उन ने रशिया के अंदर एक ट्रिप भी की है, ठीक है। इंडिया जो है एक बहुत ही कॉशियस स्टांस मेंटेन करके चल रहा है, जिसमें ना तो वो यूक्रेन की साइड ले रहा है ना ही वो रशिया की साइड ले रहा है। इनफैक्ट इंडिया हैज़ चोजन टू परचेज चीपर क्रूड फ्रॉम रशिया। हम रशिया से सस्ता क्रूड खरीद रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया ने रशिया पे सैंक्शन लगा रखे हैं। रशिया को आज की डेट में चाहिए विक्रेता, ऐसे लोग जो कि रशिया के
क्रूड को परचेज कर सके, तो वो अपने क्रूड ऑयल को एक चीपर रेट पे बेचना चाह रहा है और इंडिया इस चीपर क्रूड को परचेज कर रही है बिकॉज इंडिया की अपनी डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके लिए उसको क्रूड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड एंड यूएस इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप रशिया को क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते। ठीक है, इस मामले में आई वुड से हेड्स ऑफ टू आवर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, जो बहुत ही क्लियरली ये बात कहते हैं कि इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है, इंडिया की जो डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आज की डेट में हमें ये अलाउ नहीं करती कि हम रशिया से चीप क्रूड ऑयल ना खरीदें। जिस टाइम पर जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो आज की डेट में अपने आप को इतना मॉरली सुपीरियर बोलता है कि रशिया ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर तो हम रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, मॉरली सुपीरियर बनना चाह रहा है वो आज की डेट में। लेकिन ये वही देश है जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर कॉलोनीज़ को एक्सप्लॉइट किया अपने यहाँ पे ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर इसने इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट किया कि आज तक हम उस क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं। यही वो वेस्टर्न वर्ल्ड है जो कि डेवलपिंग देशों को अच्छी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा ताकि डेवलपिंग नेशंस एक क्लीन तरीके से अपने आप को ग्रो कर सके। तो जब इनका उल्लू सीधा होता है वेस्टर्न वर्ल्ड का तो बड़े खुश होते हैं ये, लेकिन अगर आप इनके अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो ये क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं और एक मॉरली अपने आप को सुपीरियर बताने लगते हैं, हाई ग्राउंड लेने लगते हैं। लेकिन इनके खुद के क्लोजेट में बहुत सारे स्केलेटन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इंडिया के एस जयशंकर, प्रोफेशनल डिप्लोमेट टर्न्ड पॉलिटिशियन एंड ही इज़ डूइंग अ फिनोमिनल जॉब कि हमें हमारे स्टैंड्स पता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए और वो चीज़ क्या है, एक टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसको हम अलग से देखेंगे बट फिलहाल के लिए आप इस टर्म को सिर्फ अपने जहन में रखेंगे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सिंपल भाषा में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है वी आर ऑटोनॉमस। हम किसी के भी ऐसे अलाई नहीं हैं कि जैसा वो अलाई बोल देगा वैसा ही काम हमें करना होगा। फॉर एग्जांपल यूएसए हमेशा कहता है कि अगर मेरे साथ क्लोज रिलेशन बनाने हैं तो मेरे एलाई बन जाओ। यूएस के एलाई से यूएसए क्या उम्मीद करता है कि यूएसए का जो स्टांस होगा ऑन ग्लोबल इश्यूज वही स्टांस उसके एलाई भी लेंगे, वही स्टांस उसके एलाई भी लेंगे। इंडिया कहता है कि नहीं, वी आर गोइंग टू मेंटेन आवर ऑटोनॉमी एंड वी आर गोइंग टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम यूएसए से भी रिलेशन रखेंगे, हम रशिया से भी रिलेशन रखेंगे, हम चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट में लड़ाई करेंगे। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट में उसको क्रिटिसाइज करेंगे। हम चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पूरी तरह से क्रिटिसाइज करेंगे, उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक ट्रेड है वो चलता रहेगा। ठीक है, हम जो यूएसए के साथ क्वाड में पार्टिसिपेट करेंगे, यूएसए के साथ क्वाड में पार्टिसिपेट करेंगे और वहीं पे हम चाइना के साथ और रशिया के साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मीटिंग करेंगे। तो हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना रखी है। ठीक है, हम अपने फैसले खुद लेते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू अलाइन आवरसेल्फ विद एनी पर्टिकुलर ग्रुपिंग लाइक यूएसए अलायंस और रशिया बैक्ड अलायंस। ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगली चीज़ जो कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो अगली चीज़ क्या है, वो है चाइनाज अग्रेशन। चाइनाज अग्रेशन देखो, एक तरफ यूक्रेन वॉर चल रही है, दूसरी तरफ चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसीज़ फॉलो कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी के अंदर अपने स्टांस को मजबूत करना हो, चाहे वो ताइवान के अगेंस्ट ताइवान को चाइना का हिस्सा बताना हो, चाहे वो इंडिया के साथ स्कर्मिशेज हो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, गलवान क्लैशेस के अंदर, हर एक जगह पे चाइना जो है एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहा है। ठीक है, साउथ चाइना सी, अरुणाचल, गलवान। ठीक है, चाइना जो है बार बार अपनी वन चाइना पॉलिसी को रीट्रेट करता रहता है, जिसमें वो कहता है कि ताइवान और हांगकांग चाइना का हिस्सा है और कोई भी देश इन दोनों देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करेगा। हर एक देश चाइना को, इन दोनों देशों को, इन दोनों रीजन्स को, देश भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, रीजन्स बोलते हैं। ठीक है, चाइना कहता है कि ये जो दोनों के दोनों रीजन्स हैं, इन रीजन को आप चाइना का इंटीग्रल हिस्सा मानोगे और चाइना के साथ ही आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करके रखोगे। वन चाइना पॉलिसी वो दिखाता रहता है। कई बारी चाइना ने ये हिंट भी दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो हम ताइवान को मिलिट्री एक्शन से भी चाइना के अंदर मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वन चाइना पॉलिसी। दूसरा, चाइना भले ही एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहा है बट चाइना इन रीसेंट टाइम्स इज फेसिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन। और चाइना ऐसा देश है जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से
दुनिया के हर एक हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है। जब वो दुनिया के हर एक हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है, उसको अपने फिनिश्ड गुड रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, तो चाइना अगर इकोनॉमिकली स्लो डाउन कर देगा, देखो ये चाइना है, चाइना में अगर स्लो डाउन हो गया, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो चाइना को ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, तो ये पूरी दुनिया से जो क्रूड मंगाता है वो क्रूड मंगाना बंद कर देगा। ये क्रूड मंगाना बंद कर देगा तो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी और क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें डिक्लाइन होते हुए दिखाई देंगे। दिस इज़ गुड फॉर इंडिया बट इट इज़ नॉट गुड फॉर गल्फ नेशंस। ठीक है, चाइना जो है अगर वो ग्रो नहीं करेगा, वो मैन्युफैक्चर सही से नहीं करेगा, तो चाइना जो रॉ मटेरियल की या फिर फिनिश्ड गुड्स की सप्लाई करता था वो सप्लाई रुक जाएगी, वो सप्लाई रुक जाएगी, तो उसकी जो प्राइसेस हैं उसके प्राइसेस इंक्रीज होने चालू हो जाएंगे। दुनिया के अंदर हो सकता है कि उन सामानों की शॉर्टेज भी हो जाए, जैसा कि कोविड के टाइम पर सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए चाइना के ऊपर आज की डेट में बहुत ज़्यादा देश डिपेंडेंट हो चुके हैं। इंडिया भी डिपेंडेंट था। हर एक दवाई के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो कि दवाई की मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ठीक है, दवाई की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि जब आप डोलो खाते हैं तो डोलो का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल यही वो मेडिकल इंग्रेडिएंट है, यही वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो कि डोलो को उसकी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। ज़्यादातर जो इंडिया के अंदर भी एपीआई आता था वो चाइना से आता था। तो चाइना ने जब विटामिन सी का एपीआई इंडिया में भेजना बंद कर दिया या कम कर दिया, तो इंडिया के अंदर विटामिन सी की जो दवाई थी वो बहुत महंगी हो गई थी। कुछ टाइम पहले लिमसी जो कि 30-40 रुपए की 15 गोलियां आती थी, इसका प्राइस इंक्रीज होके 120 के आसपास पहुंच गया था जब चाइना ने विटामिन सी की सप्लाई को रिड्यूस कर दिया था। तो यहाँ पे हमें डिपेंडेंस दिखाई देती है। तो अब पूरी दुनिया को ये पता चल गया दैट वी हैव टू मेंटेन सप्लाई चेन रेजिलियंस। ठीक है, ये मैं इसीलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि सप्लाई चेन रेजिलियंस को मेंटेन करने के लिए बहुत काम किया जा रहा है। ठीक है, जब न्यूज़ आएगी तो उनको भी हम देखते चलेंगे, पर चाइना के साथ ये इशू हो रहा है। अगला जियोपॉलिटिकल इशू, देखिए जियोपॉलिटिकल इशू में सबसे पहली चीज हमने देखी सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। दूसरी चीज देखी इशूज अराइजिंग आउट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। फिर हमने देखा चाइनाज अग्रेशन, और अब हम देख रहे हैं तालिबान्स रिसर्जेंस इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रूल फिर से स्टैब्लिश हो चुका है। और इंडिया का सबसे बड़ा फियर क्या है कि जो तालिबान है, कहीं ये तालिबान हमेशा से क्लोज रहा है पाकिस्तान के, तो अगर पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस आपस में अच्छे हो गए तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज की तरह निकल के आ सकता है। ठीक है, एक सिक्योरिटी चैलेंज की तरह निकल के आएगा। तो तालिबान इशू जो है ये एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए सरदर्द है। दूसरी चीज़, अफगानिस्तान एक ऐसा रीजन है जिसमें रशिया की भी हिस्ट्री रही है, रशिया की इन्वॉल्वमेंट रही है, यूएसए की इन्वॉल्वमेंट रही है। पाकिस्तान इसके ऊपर हमेशा स्ट्रांग होल्ड बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, सेंट्रल एशिया, अभी हमने थोड़ी देर पहले सेंट्रल एशिया का मैप देखा था ना, सेंट्रल एशिया में जाने के लिए अफगानिस्तान एक लैंड रूट भी प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि अफगानिस्तान कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है टू सेंट्रल एशिया। प्लस अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई डिस्टरबेंस होगी तो ये डिस्टरबेंस उसके नेबर्स को परेशान करेगी, जिसमें इंडिया भी आता है और सेंट्रल एशिया भी आता है। अगर पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग होल्ड अफगानिस्तान के या तालिबान के ऊपर रहेगा तो ये इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बन के सामने आ सकता है। इसीलिए अफगानिस्तान जो है वो आज की डेट में एक और दूसरा जियोपॉलिटिकल थिएटर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया ने अब तालिबान के साथ अपनी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट धीरे धीरे स्टार्ट किया। उसने काबुल के अंदर अपनी एक एम्बेसी ओपन की है। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेज रहा है इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, वैक्सीन्स एंड एसेंशियल मेडिसिन्स। ठीक है, ये एक रियलिटी है कि तालिबान अब अफगानिस्तान के अंदर आ चुका है। अगर इंडिया आज की डेट में, इफ इंडिया डज नॉट एंगेज विद अफगानिस्तान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, देन इफ इंडिया डज नॉट engage with Afghanistan, then Pakistan is going to increase its presence in Afghanistan. Taliban will grow closer to Pakistan, which will be a headache for India. और ये इंडिया को
कतई नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को धीरे धीरे स्टैब्लिश करना चालू किया है। लेकिन इंडिया ने ये बहुत क्लियरली कहा है कि एक्सट्रीमिज़म और माइनॉरिटीज़ के राइट्स, देखिए एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल करना है, और जो माइनॉरिटीज़ रहते हैं अफगानिस्तान के अंदर लाइक हिंदूज़, प्लस जो विमेन के अधिकार हैं, विमेन के अधिकार, माइनॉरिटीज़ के अधिकार, इनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। इंडिया इज़ कमिटेड फॉर अ पीसफुल अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान के साथ एंगेज करना चाहता है, लेकिन एक ऐसे अफगानिस्तान के साथ विच इज़ अफगान लेड, जो अफगान की पॉपुलेशन है वही इसको लीड करे, ठीक है। इंडिया जो है $80 मिलियन इंडिया ने कमिट किए हैं अफगानिस्तान के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका था अफगानिस्तान के अंदर, आपके ढेर सारे रीजन्स थे, वहाँ पे इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, ठीक है। अब इंडिया का कंसर्न क्या है? इंडिया का कंसर्न है पाकिस्तान की ISI के लिंक तालिबान के साथ, ठीक है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान यूज़ कर सकता है तालिबान का जो हक्कानी नेटवर्क है, इस हक्कानी नेटवर्क को इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए। तो इसीलिए इंडिया को जो है अफगानिस्तान के ऊपर बहुत ही क्लोज वॉच रखनी पड़ रही है, ठीक है। तालिबान के जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के साथ भी लिंक है। अगर आपको याद होगा, अभी न्यूज़ के अंदर चल रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर लश्कर तैयबा के जो मिलिटेंट्स हैं, LET के जो मिलिटेंट्स हैं, उनको अनंतनाग रीजन से मार भगाने की कोशिश चल रही है, ऑपरेशन चल रहे हैं। तो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये तालिबान के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। तो ये एक और इशू देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अभी तक हमने जियो पॉलिटिकली कौन कौन से रीजन देखे? इंडो पैसिफिक रीजन, यूक्रेन रशिया रीजन, अफगानिस्तान, फिर आपका चाइनाज़ अग्रेसिव पॉलिसी, ठीक है, ये सारे के सारे देख लिए। अब इंडिया के नेबरहुड की अगर बात की जाए तो श्रीलंका आज की डेट में, मतलब कुछ ही समय पहले श्रीलंका में आपको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था, और श्रीलंका को IMF से रिलीफ पैकेज लेके आना पड़ा, ठीक है, IMF से मदद मांगनी पड़ी। चाइना जो है वो श्रीलंका के अंदर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाना चाहता है, और अगर, ठीक है, वैसे काफ़ी हद तक वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बना चुका है, जब श्रीलंका देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए याद रखिए कि श्रीलंका जो है वो इंडिया के बहुत ही क्लोज लाई करता है, और ऐसे में अगर श्रीलंका के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है और चाइना वहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड जमा लेता है, तो इंडिया के लिए बहुत डेट्रीमेंटल साबित हो सकता है। तो इसीलिए श्रीलंका के अंदर अगर कोई भी क्राइसिस है, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, हमें उसको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। म्यांमार के अंदर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को मिलिट्री ने कू करके हटा दिया, और म्यांमार के अंदर आज की डेट में मिलिट्री जुंता का रूल है। मिलिट्री जुंता जो है वो माइनॉरिटी के राइट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और उसका एक एग्जांपल है रोहिंग्या क्राइसिस, ठीक है, रोहिंग्या क्राइसिस, ठीक है। मुस्लिम्स के साथ जो वहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं उनको परसिक्यूट करती है, ठीक है। फिर जो अगला इंपॉर्टेंट रीजन है, जियो पॉलिटिकल रीजन, वो है आपका अरब वर्ल्ड इजराइल रिलेशन। तो इसको ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, अभी मैं सिर्फ मोटा मोटा बताऊंगा आपको इसके बारे में। एक रीजन होता था जिसका नाम था पैलेस्टीन, ठीक है। पैलेस्टीन एक तरह से आपका मुस्लिम या फिर अरब रीजन कह सकते हैं, ठीक है। अरेबियन पॉपुलेशन आपको पैलेस्टीन के अंदर देखने को मिलती है। धीरे धीरे पैलेस्टीन के अंदर ज्यूज़ को सेटल कराना चालू कराया जाता है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ठीक है। ये इस हिस्ट्री को हम देखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ज्यूज़ को सेटल कराना चालू किया जाता है, और धीरे धीरे ज्यूज़ जो है इस पैलेस्टीन के रीजन के अंदर अपना कब्जा बनाते जाते हैं, और इसको इज़राइल बना लेते हैं। अपने आप को वो एक देश की तरह घोषित कर देते हैं इज़राइल, और पैलेस्टीन जो है वो छोटे छोटे रीजन्स के अंदर, पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन छोटे छोटे रीजन के अंदर सिमट के रह जाती है। अब जो पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन को अरब वर्ल्ड का सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन थी वो अरब वर्ल्ड के क्लोज थी, तो पैलेस्टीन को अरब वर्ल्ड का सपोर्ट है। और जो इज़राइल है, इज़राइल के अंदर आपको ज्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो इज़राइल, क्योंकि पैलेस्टीन कह रहा है कि आपने मेरा एरिया हड़प लिया, मेरे को अपना देश चाहिए, इज़राइल कह रहा है कि नहीं, ये तो पूरा का पूरा एरिया मेरा है और मैं पैलेस्टीन नहीं बनने दूंगा। तो इज़राइल और पैलेस्टीन का अपना झगड़ा चल रहा है। पैलेस्टीन के क्लोज रिलेशन है अरब वर्ल्ड के साथ, तो इज़राइल और अरब वर्ल्ड की आपस में लड़ाई चलती रहती है। अरब वर्ल्ड में आपके सऊदी अरेबिया आता है, सऊदी अरेबिया,
और सऊदी अरेबिया के साथ जो दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो आती हैं। अरब वर्ल्ड में आपका ईरान भी आता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको कि एक और जो जियो पॉलिटिकल थिएटर हम याद रखेंगे वो है आपका अरब वर्ल्ड वर्सेस इजराइल। ठीक है, और ये आपके किस रीजन में है? ये लाई करता है आपके मिडल ईस्ट रीजन के अंदर, जिसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप वेस्ट एशिया भी कह सकते हैं। ठीक है, अरब वर्ल्ड और इजराइल की आपस में लड़ाई चल रही है। अरब वर्ल्ड के अंदर दो नाम आप याद रखेंगे, सऊदी अरेबिया और ईरान। सऊदी अरेबिया जो कि सुन्नी मेजॉरिटी देश है, ईरान जो कि शिया मेजॉरिटी देश है, ये दोनों के दोनों देश आपस में फाइट कर रहे हैं और ये चाहते हैं टू क्लेम लीडरशिप ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। जो भी इस्लामिक वर्ल्ड है उस इस्लामिक वर्ल्ड के ये लीडर बनना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया कहता है कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर, ईरान कहता है कि तू लीडर नहीं है, मैं लीडर हूँ इस्लामिक वर्ल्ड का, और इनकी आपस में लड़ाई चल रही है। तो इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड एक फाइट है, दूसरी फाइट है सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान। अब इसी रिलेशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कैसे किया जाएगा? देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ क्लोज एलाई ऑफ इजराइल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ गुड रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया, इसी वजह से आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे अरब वर्ल्ड और इजराइल अपने मन मुटाव को ख़त्म करके थोड़ा सा पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जब इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट देखेंगे तब इस चीज़ को हम और क्लियरली देखेंगे, बट फिलहाल याद रखना है अरब वर्ल्ड जो है वो इजराइल के पास आ रहा है, और अरब वर्ल्ड के कुछ देशों ने इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है, जिसके बाद वो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं आफ्टर अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, यूएस सऊदी अरेबिया का अलाई है, इसीलिए यूएसए का ईरान के साथ हमें गंदा रिलेशन देखने को मिलता है, जिसका प्राइम एग्जांपल है कि यूएसए ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील से बैकआउट कर लिया। ईरान न्यूक्लियर डील को भी हम इन कमिंग क्लासेस वी आर गोइंग टू कवर इट। ओके, जो हमारी डेली न्यूज़पेपर क्लास हो रही है उसमें मैं इसके हिंट्स और इस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा कवर करता चल रहा हूँ, बट होलिस्टिकली हम इसको थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे। बट यहाँ पे आपको रिलेशन समझ में आ रहे हैं। यूएसए और इजराइल आपस में अच्छे दोस्त हैं, यूएसए और सऊदी अरेबिया अच्छे दोस्त हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान आपस में अच्छे रिलेशंस नहीं है। अरब वर्ल्ड और इजराइल अच्छे रिलेशन नहीं थे, बट नाउ अरब वर्ल्ड इज़ मूविंग क्लोजर टू इजराइल। जब अरब वर्ल्ड इजराइल के क्लोज आएगा तो पैलेस्टीनियन इशू का क्या होगा? पैलेस्टीनियन इशू थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे वीक होता हुआ हमें अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, पैलेस्टीनियन इशू क्या है? जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है उनको अपना एक देश मिलना, उनको अपना एक देश मिलना चाहिए। तो ये जो पैलेस्टीनियन कॉज क्या था कि पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को अपना एक देश मिलना चाहिए, और इस कॉज को सपोर्ट कौन कर रहा था? अरब वर्ल्ड। अब ये अरब वर्ल्ड जो है वो इजराइल के क्लोज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियन कॉज जो है वो वीक पड़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो आपको पता होना चाहिए। तो अरब इजराइल के रिलेशन अनदर जियो पॉलिटिकल इशू, ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन ये भी आपके एक और जियो पॉलिटिकल इशू है। ठीक है, आई होप जियो पॉलिटिक्स के बारे में एक बड़ा फ्रेमवर्क आपको पता चल चुका होगा, ढेर सारे कीवर्ड्स आपने इसके अंदर सुने होंगे। सारी की सारी चीज़ों को धीरे धीरे हम कवर करते चलेंगे, बट उम्मीद करता हूँ कि एक बड़ा फ्रेमवर्क आपकी आंखों के सामने अब बन चुका होगा। ठीक है, ये आपका सऊदी अरेबिया है, ये आपका ईरान है। मैं सिर्फ आपको मैप पे ये दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए इजराइल के फ्रेंड्स, फोज एंड इन बिटवीन्स का यहाँ पे मैप बना हुआ है। इजराइल के कौन कौन दोस्त हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपका इजराइल है। इजराइल ने इजिप्ट और सूडान के साथ, भले ये अरब देश कहे जाते हैं, इनके साथ अपने रिलेशंस को थोड़ा सा नॉर्मलाइज ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ इजराइल के अब इनफॉर्मल टाइज स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, सऊदी अरेबिया, ओमान, इन सब के साथ। ठीक है, ईरान के साथ अभी तक उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। सऊदी अरेबिया को बेसिकली क्या लगने लगा है? ठीक है, अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें हम, सऊदी अरेबिया कहता है कि इस पूरे रीजन की अगर मैं बात करूँ ना, इस रीजन में मेरा ज़्यादा बड़ा दुश्मन ईरान है,
तो मेरे को इजराइल के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इजराइल ऑलरेडी यूएस का दोस्त है। वो कहता है मैं भी यूएस का दोस्त हूँ, इजराइल भी यूएस का दोस्त है, तो मैं इजराइल के पास चला जाता हूँ। और हमें फोकस करना चाहिए सिर्फ ईरान को किसी तरह वीक करने के ऊपर। ठीक है, तो इस मैप को भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको एक ब्रॉड पिक्चर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की मिल गई होगी। इसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स क्या होता है वो जियो पॉलिटिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चालू कर सकते हैं अपने जो विजन की मंथली मैगजीन है, उस विजन की मंथली मैगजीन को, और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको अब उसमें मिल पाएगी।